Hello friends and welcome to Asthana EduTech channel. This is डॉक्टर दीपक मिश्रा, बायोलॉजी ब्लड में तैरेगी। पिछले क्लास मैंने आपको बताया था डेविएशंस ऑफ द मेंडल और कुछ टर्मिनोलॉजी थी मेंडल की जो उन्होंने अपने लॉज में यूज़ किए थे उसके बारे में। और लास्ट पॉइंट जो था हमारा वो सेक्स डिटर्मिनेशन चल रहा था। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में मैंने ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आपको बता दिया था। अब उसके आगे मैं कुछ और दूसरे एनिमल्स में हाउ इट परफॉर्म। तो बेसिकली मेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। वो कर लीजिए, अंडू कर लीजिए पहले तो। येलो और वाइट से लिखिएगा, ठीक है? ठीक। हेडिंग येलो से और लिखना वाइट से। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी बेसिकली एक ऐसा एनिमल होता है जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन उनके फीमेल पे डिपेंड करता है। यहाँ दो तरह के होते हैं, मेल विल बी हैप्लॉइड, मीन्स इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो n होते हैं, बट द फीमेल विल बी डिप्लॉयड यानी 2n होते हैं। तो मेल जो होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन वो ओवम से डायरेक्टली डेवलप करता है, बट द फीमेल जो होती है वो मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम से फर्टिलाइज होने के बाद बनती है। तो हाउ इट वर्क्स आइए देखते हैं। If suppose that कि male consist only n number of chromosome and female consist 2n number of chromosome, तो this 2n represent n plus n। अब देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां प्लस 0 कर देते हैं क्योंकि हमेशा पेयर में क्रोमोसोम होने चाहिए। तो यहां पर सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है तो सेकेंड वाला हमने सिफर कर दिया, 0 कर दिया। तो अगर मेल का पैटर्न देखें तो n प्लस ओ और फीमेल विल बी n प्लस n। अब आइए देखते हैं, इफ द मेल sperm fertilized with the female ovum n, then the pattern will be in next generation n plus n is equal to 2n. Then it good, this child will be, this young one will be female honeybee, female honeybee। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पैटर्न केवल फीमेल में आता है और इस यंग वन में इनके हनी बी के n प्लस n आया है, तो इसलिए ये नेक्स्ट जो यंग वन है हनी बी का वो फीमेल हो जाएगी। इन द सेम वे द नेक्स्ट यंग वन गेटिंग सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम 2n, इट इज ऑल्सो फीमेल। थर्ड में आते हैं तो ओनली सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेकेंड वाला यहां पर है ही नहीं मेल में, वो इस यंग वन को मिलता है तो वहां सिफर हो जाता है। अगर हम यहां पर कोई नंबर लेते हैं, उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेते हैं और अगर 16 है तो इस यंग वन में केवल 16 आएगा, 32 नहीं आएगा। तो इसलिए ये this pattern, this child adopt this pattern, तो then it is called male honeybee। male honeybee same way
अगेन द पैटर्न विल बी N+O, ये भी मेल हो जाएगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी या किसी भी इंसेक्ट में, इंसेक्ट के मेल जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं हमेशा, फीमेल डिप्लॉइड होती है। तो इस पैटर्न को कहा जाता है हैप्लोडिप्लॉइडी। दिस पैटर्न इज कॉल्ड हैप्लॉइड डिप्लॉइडी। हैप्लॉइड डिप्लॉइडी का मतलब होता है कि मेल हैप्लॉइड और फीमेल डिप्लॉइड, तो द पैटर्न विल बी हैप्लोडिप्लॉइडी कहलाता है। तो ये हर इंसेक्ट में रहेगा। तो इन द सेम वे अगर आप आ जाएं ड्रैगन फ्लाई में, तो ड्रैगन फ्लाई में भी यही प्रोसेस आएगा। इंसेक्ट में आप ग्रास हॉपर में आ जाएंगे तो ग्रास हॉपर में भी सेम यही रहेगा। इस वजह से मैंने यहाँ पर n का नंबर नहीं लिया। n मीन्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब वो हर हनी बी में है तो हनी बी में दूसरा है, हनी बी में भी कई स्पीसीज हैं, एपिस इंडिका, इंडियन हनी बी, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होती हैं हनी बी में, तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ n नहीं लिया, हमने n करके दिखा दिया आपको। यानी अगर फिर से आपको एक ब्रीफ दे देता हूं मैं कि मेल विल बी हैप्लॉइड, तो N+O देयर पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम। O means nothing chromosome, only haploid chromosome, but the female will having diploid chromosome N+N 2N। तो अगर नेक्स्ट जनरेशन में पैटर्न आ रहा है ये, तो मेल हनी बी, और अगर पैटर्न आ रहा है ये तो फीमेल हनी बी। क्लियर? एनी डाउट्स? अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर मेंडेलियन डिसऑर्डर, कुछ ऐसे ह्यूमन में डिजीज हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, रिवर्स मेंडल हैं, जो मेंडल कहता है उसके जस्ट अपोजिट हैं। मेंडल के अकॉर्डिंग ऑलवेज डोमिनेंट कैरेक्टर विल गो इन नेक्स्ट जनरेशन, लेकिन यहां पर आते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर में आते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर से वो कैरेक्टर दिखाई नहीं पड़ता है, उनके रेसेसिव जीन जो होते हैं उस कैरेक्टर को शो करते हैं, डोमिनेंट जो जीन्स होते हैं वो नहीं इस कैरेक्टर को शो करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर। फिर से समझ लीजिए, मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब होता है कि दैट कैरेक्टर्स विच आर नॉट इनहेरिटेड अकॉर्डिंग मेंडल्स लॉ। ओनली according Mendel, only dominant gene will see their character in next generation, but Mendelian disorder में dominant gene उस कैरेक्टर को शो नहीं करते हैं बल्कि recessive gene उस कैरेक्टर को शो करते हैं। तो this is called Mendelian disorder। Mendelian disorder में बहुत से ह्यूमन में डिसीज हैं, इनहेरिटेड डिजीज हैं, या आप जेनेटिकल डिसीज कह सकते हैं, वो है। तो व्हाट आर मेंडेलियन डिसऑर्डर में अब आते हैं, तो पहला आता है एल्बिनिज्म, दूसरा आता है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, तीसरा आता है एलकेप्टिन्यूरिया, चौथा है फिनाइलिकीटोन्यूरिया,
Albinism, sickle cell anemia, alkaptonuria, phenylketonuria. These are the characters or like a disease which are inherited reverse Mendel. Mendel के opposite जाते हैं. All these character inherited in next generation due to recessive genes. ड्यू टू रेसेसिव जीन. ओवरऑल ये समझ सकते हैं आप कि रेसेसिव जीन जब पेयर में होंगी, प्योर रेसेसिव जीन will cause these type of diseases, genetical diseases, disorder. अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं एल्बिनिज्म. व्हाट इज एल्बिनिज्म? आइए, एल्बिनिज्म हिंदी में रंजकहीनता कहते हैं. एल्बिनिज्म एक ऐसा डिसीज है जो किसी भी ह्यूमन के बॉडी में कलर को डिसाइड करने वाले एक मेलानिन सब्सटेंस होते हैं, मेलानिन सेल्स होते हैं. मेलानिन के डिफिशियंसी के कारण, मेलानिन के ना होने के कारण बॉडी में स्किन का कलर, आंख के जो क्या कहते हैं प्यूपिल का कलर, हेयर कलर, ये सभी अनडिसाइडेड रह जाते हैं. ड्यू टू लैक ऑफ मेलानिन ऑल दीज कलर्स विल बी डिसकलर्ड, यानी वाइट हो जाएंगे. तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे आपको अपने आसपास मिलते होंगे जिनके शरीर का, बाल का, आंख का, भौं का सब कलर वाइट होता है, पूरी बॉडी में वाइट होता है. इनको हिंदी में एक बीमारी कहते हैं सनफ्लावर डिसीज, सूरजमुखी का रोग. दिस सनफ्लावर डिजीज इज एक्चुअली एल्बिनिज्म. एल्बिनिज्म में कलर को डिसाइड करने वाले जो जीन होते हैं वो एक विशेष, एक स्पेसिफिक एंजाइम के कारण नहीं बन पाते हैं. यानी वो एंजाइम ऐसे क्या कहते हैं इंडिविजुअल में, ऐसे ह्यूमन में नहीं बनता है. तो उनके ऊपर फादर मदर या पेरेंटल जो भी इनकी स्पीसीज होती है वहां से, ह्यूमन की बात कर रहे हैं केवल में होगा, तो जो मदर फादर होते हैं उनमें इस जीन की लैकिंग होती है, ये जीन नहीं होते हैं. तो जीन नहीं होने के कारण वो अगली जनरेशन में अगर रेसेसिव फॉर्म में होंगे, रेसेसिव फॉर्म में होंगे तो इस डिजीज को कॉज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. आते हैं कैसे. आइए, अगर हम मान लें कि एल्बिनिज्म में एंजाइम को बनाने वाले जीन जो होते हैं, डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट जीन कैपिटल ए है. इट फॉर्म्स द जीन, इट फॉर्म्स, दिस जीन फॉर्म्स द एंजाइम फॉर द कलरिंग, फॉर द मेलानिन, फॉर द मेलानिन. मेलानिन वो सब्सटेंस है, वो पिगमेंट मटेरियल है जो हमारे बॉडी में हेयर के कलर को, आंखों के कलर को, स्किन के कलर को डिसाइड करता है. तो ये एक एंजाइम के कारण एक जीन बनता है और उस जीन के कारण मेलानिन बनता है और मेलानिन बनने के कारण हमारे शरीर के कलर, हेयर, आईज, बॉडी यानी स्किन कलर, ये सब डिसाइड होते हैं. और जिनमें नहीं होता है
लैक ऑफ एंजाइम, लैक ऑफ एंजाइम में अगर हम जीन मान लें और ए, स्मॉल ए, इट विल बी रेसेसिव, इट विल बी रेसेसिव जीन, जो भी जीन होगा ये रेसेसिव जीन होगा। अब ये रेसेसिव जीन देखते हैं कैसे आगे नेक्स्ट जनरेशन में इस डिजीज को कॉज करता है। इफ द मेल हैव कैपिटल ए, यानी उनमें ये जीन है, तो इनमें ये एल्बिनिज्म इस मेल में नहीं होगा। क्रॉस्ड विद फीमेल हु कंसिस्ट small a, this will be pure and this will also pure, and this is pure dominant and this is pure recessive gene. अब इसमें नेक्स्ट जनरेशन में आ जाएं, नेक्स्ट जनरेशन में आ जाए, मेल इधर हो गया, फीमेल इधर हो गया। मेल के जीन्स ये हैं, फीमेल के जीन्स ये हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन में इस इंडिविजुअल में हाइब्रिड जीन आ गया, इसमें भी हाइब्रिड जीन आ गया, इसमें भी हाइब्रिड जीन आ गया, इसमें भी हाइब्रिड जीन आ गया। अब ऑल ऑफ दीज ऑफ P1 जनरेशन having hybrid gene of albinism। हाइब्रिड जीन मतलब ये होता है कि ना तो प्योर फादर जैसे हैं ना तो प्योर मदर जैसे हैं। फादर में जो जीन है वो एंजाइम को बनाने वाले हैं, मेलानिन उनमें होगा, ये डिजीज नहीं होगी। लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन और मदर में ये जीन है ही नहीं, मेलानिन बनेगा ही नहीं, तो लैक ऑफ मेलानिन जीन हो गया यहां पर, तो मदर एल्बिनिज्म से इफेक्टेड है। तो अब आते हैं उनके बच्चों में, जब आते हैं तो उनके बच्चों में सभी में आपको इस तरह के हाइब्रिड जीन दिख रहे हैं। तो हाइब्रिड जीन जो होंगे उनमें मेल का डोमिनेंट है, फीमेल का रेसेसिव है, तो इट प्रोड्यूस देयर कैरेक्टर, यानी कैपिटल ए प्रोड्यूसेस देयर कैरेक्टर, स्मॉल ए विल नॉट प्रोड्यूस, अनेबल टू प्रोड्यूस देयर कैरेक्टर। आपको मालूम है मेंडल का डोमिनेंट लॉ होता है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने डोमिनेंट जीन ही अपने कैरेक्टर को शो करता है। तो 100% ये जो बच्चे आएंगे हाइब्रिड जीन वाले होंगे, हाइब्रिड एल्बिनिज्म, हाइब्रिड एल्बिनिज्म। जीन वाले होंगे, यानी इन सभी बच्चों में एल्बिनिज्म नहीं होगा, क्योंकि इनमें जो एल्बिनिज्म को शो करने वाले जीन हैं वो रेसेसिव हैं, दबे हुए हैं। तो चारों बच्चे जो आएंगे उनमें जीन तो जीनोटाइपिकली दे आर एल्बिनिज्म इफेक्टेड, ये कैरियर कह सकते हैं, ऑल आर दे कैरियर। कैरियर नेक्स्ट जनरेशन में इनके बच्चे जो होंगे तो उनके फीमेल या उनके मेल से किस तरह के मेल या फीमेल से इनका क्रॉस हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा, और ये उस लैक ऑफ मेलानिन एंजाइम जीन को आगे ले जाएंगे। तो इन दिस वे दे आर कॉल्ड कैरियर, बट दे
all are not affected by the albinism, still they are hybrid albinism gene, क्योंकि इनका जो डोमिनेंट जीन है वो मेलानिन को प्रोड्यूस करने वाला है, मेलानिन को प्रोड्यूस ना करने वाला नहीं है, तो डोमिनेंट वाला अपने कैरेक्टर को शो करता है। क्लियर हुआ आपको? अब आते हैं आगे, देखते हैं क्या है इसमें। आगे में अगर आप किन्हीं दो ऐसे ले लें या ऐसे आ जाएंगे, अगर दो मेल और फीमेल ऐसे हों जो हाइब्रिड हो, हाइब्रिड हाइब्रिड एल्बिनिज्म वाले हों, तो हाइब्रिड एल्बिनिज्म में होंगे तो ये जीन होंगे। अब इनमें गैमीट ये बने, ये आपने देखा गैमीट बन गए। अब आइए इनमें देखते हैं मेल में इधर रख दें, ए और फीमेल भी इसी कैरेक्टर जीन्स वाली। तो आगे देखते हैं, दिस वन विल बी डोमिनेंट मेलानिन प्रोड्यूसिंग जीन कंसिस्ट, दिस विल कंसिस्ट dominant melanin producing gene, and this one hybrid, this one hybrid, and this one recessive pure gene which does not produce the melanin, it does not consist the melanin producing genes। तो अब आते हैं इसमें कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये तीनों एल्बिनिज्म से पीड़ित नहीं होंगे। ऑल दीज थ्री विल नॉट अफेक्टेड बाय द एल्बिनिज्म डिसीज, बट केवल लास्ट वाला जो फोर्थ है इट कॉज्ड द एल्बिनिज्म डिजीज, इट अफेक्टेड द एल्बिनिज्म जीन, यानी दिस इंडिविजुअल consists this albinism disease, but these three will not consist albinate disease, still these two are hybrid, ये कैरियर हो जाएंगे, यानी 25% individual will be pure and does not consist albinism disease, and 50% hybrid, they are called carrier, they are carrier, ये अपने जनरेशन में अगले ले जाएंगे, बट इनमें डिजीज नहीं होगा, एल्बिनिज्म नहीं होगा। लास्ट वन इज 25% विल कॉज्ड, ये प्योर ये भी हैं, ये प्योर डोमिनेंट है एंड ये प्योर रेसेसिव हैं, ये प्योर रेसेसिव हैं।
तो केवल 25% में एल्बिनिज्म डिजीज कॉज्ड होगी, 75 में नहीं होगी। और 75 में से अगर आप इन दोनों को करें तो दिस इज 75 और इनमें 1:2 का रेशियो आ जाएगा, जिसमें 1 is pure dominant who does not consist albinism and 2 is hybrid and it consists genotypically genes of albinism but they don't affected albinism इनमें नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो दो कंडीशन आपके सामने मैंने रखा, एक प्योर दोनों तरह से डोमिनेंट और एक रेसेसिव। डोमिनेंट जो है वो एल्बिनिज्म से इफेक्टेड नहीं थे और रेसेसिव जो थे वो रहेंगे, एल्बिनिज्म से अफेक्टेड होंगे। तो यही डिसऑर्डर है, दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ मेंडेलियन। व्हाट दैट इज दैट कि मेंडल अभी तक हमेशा यही कहे हैं कि डोमिनेंट जीन ही किसी भी कैरेक्टर को शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट यहां तो डोमिनेंट जीन जो है वो कैरेक्टर यानी एल्बिनिज्म को शो करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्लियर हुआ? दिस इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर या मेंडेलियन रिवर्स मेंडेलियन कह सकते हैं इसको। मेंडेलियन का उल्टा, मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है, मेंडल का उल्टा हो रहा है। डोमिनेंट कैरेक्टर को ले आता है, शो करता है, या रेसेसिव कैरेक्टर को शो कर रहा है। हाइब्रिड डोमिनेंट भी नहीं शो कर रहा है, प्योर डोमिनेंट भी नहीं शो कर रहा है, बट प्योर रेसेसिव कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में ले जा रहा है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट में। हमारी समझ से एल्बिनिज्म तो आपको क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से। नेक्स्ट आते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, देखिए सिकल सेल एनीमिया, सिकल शेप आरबीसी, यानी ऐसे ह्यूमन जिनकी आरबीसी ऐसे हो जाती है। जनरली आरबीसी ऐसी होती है, ये आरबीसी जो है ऐसे मुड़कर सिकल शेप में हो जाते हैं। तो जिनमें ये होगा दे अफेक्टेड बाय द सिकल सेल एनीमिया। सेम ऐसे ही जैसे आप एल्बिनिज्म थे, एल्बिनिज्म में आ जाएं तो वैसे ही इसका आगे नेक्स्ट जनरेशन में आगे ये इनहेरिटेड होते हैं। बट उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो होता है क्यों हो जाता है। दिस इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, दिस कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ह्यूमन में जिसमें आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण वो श्रिंक कर जाते हैं और श्रिंक करके सिकल शेप में चेंज हो जाते हैं या मॉडिफाई हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। अब इसका कारण क्या है ये जान लीजिए। एक्चुअली हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो तरह के अल्फा बीटा, दो तरह के सेल होते हैं। तो बीटा जो सेल है, बीटा में इनिशियल पॉइंट पे में अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड होता है, उसका ग्रुप मिलता है। अमीनो एसिड के, ये जो अमीनो एसिड होता है उसको या वेलिन कहते हैं। वेलिन
वेलिन जो होता है वो बीटा के इनिशियल पॉइंट पे यानी एकदम टिप पे होता है, और 6th पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन है, इसी बीटा के 6th पोजीशन पे एक दूसरा अमीनो एसिड होता है, सेकेंड अमीनो एसिड होता है। वो सेकेंड अमीनो एसिड जो है, अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स अगर अपने सीरियल में है सारी चीजें, तो सीरियल में होने के कारण इसके पहले अल्फा होता है, ये पूरे बीटा है, फिर उसके बाद अल्फा आ जाता है। तो इस तरह से अगर आप आएंगे तो ये एक नॉर्मल चेन होती है हीमोग्लोबिन की, स्ट्रेट चेन होगी। तो स्ट्रेट चेन होगी तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि एक जीन होता है जो इस अमीनो एसिड को प्रोड्यूस करता है। तो कुछ ह्यूमंस में ये प्रोड्यूस करने वाले, बेसिकली इसको प्रोड्यूस करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो नहीं मिलते हैं। उनका डोमिनेंट एंजाइम जो होता है वो इनको प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो रेसेसिव, इसका अपोजिट रेसेसिव जीन जो होता है वो इस एंजाइम को प्रोड्यूस ना करने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो फर्स्ट पॉइंट पे वेलिन है या वेलेनिन है, वो घूम के छठे पॉइंट पे आके जुड़ जाता है यहां पर, यानी ऐसे घूम के छठे पॉइंट पे आ जाता है। तो पूरा का पूरा जो आरबीसी है वो इन्वर्ट होके टेढ़ा हो जाता है, ड्यू टू लैक ऑफ सर्टेन एंजाइम विच नॉट प्रोड्यूस दिस अमीनो एसिड। ये जो अमीनो एसिड है इनको प्रोड्यूस ना करने वाले, तो ऐसा टेढ़ा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। क्लियर? व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया एंड हाउ इट विल, फिर से समझ लीजिए। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिसीज है जो अपने पेरेंट्स से उनके नेक्स्ट जनरेशन में आती है। उसका कारण यह होता है कि ऐसे पेरेंट्स में हीमोग्लोबिन के नॉर्मल स्ट्रक्चर को बनाने वाले अगर एंजाइम रेसेसिव प्योर फॉर्म में होंगे तभी ये डिजीज होगी। अगर हाइब्रिड होंगे तो नई डिजीज ये कॉज करेगी, ठीक वैसे ही जैसे एल्बिनिज्म में। और अगर डोमिनेंट है तो फिर तो होने के चांस ही नहीं है। बट अगर दोनों जीन रेसेसिव हो गए, पेयर में आ गए, यानी प्योर हो गए, तब ये डिजीज कॉज कर जाएगी, यानी सिकल सेल एनीमिया से इफेक्टेड हो जाएगा, सेम एज एल्बिनिज्म। क्लियर? शॉर्ट में हम बता देते हैं आपको। इफ मेल कंसिस्टिंग और फीमेल कोई भी हो सकता है, मान लें कि हीमोग्लोबिन के नॉर्मल स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने वाले जो एंजाइम होते हैं उनको प्रोड्यूस जो जीन करते हैं उसको हम कह दें एस से, एस जीन विल बी एस। अगर एस से करते हैं तो ये मेल नॉर्मल है, डोमिनेंट जीन है और प्रोड्यूस करने वाला है एस से, तो डोमिनेंट है, इसमें सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। और इसका क्रॉस अगर फीमेल, ऐसी फीमेल से होता है जिसमें हाइब्रिड जीन होंगे, यानी ए रेसेसिव और एस, इसको ऐसे लिख दें तो और क्लियर होगा। ये अब क्लियर है, ये डोमिनेंट जीन है, ये रेसेसिव जीन है, यानी प्योर जीन ऑफ मेल व्हेन फर्टिलाइज विद हाइब्रिड जीन ऑफ सिकल सेल एनीमिया, देन व्हाट विल कॉज, आइए देखते हैं।
ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गई। तो मेल में दोनों डोमिनेंट जीन है, फीमेल में एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। पहले पहले जो भी नेक्स्ट जनरेशन का पहला बच्चा जो आएगा उसमें दोनों डोमिनेंट आए तो सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड नहीं होगा। दूसरा हाइब्रिड आया, इसमें भी नहीं होगा। तीसरा प्योर डोमिनेंट जीन अपने फादर जैसा आया, इसमें भी नहीं होगा। और चौथा ये आया हाइब्रिड। तो ऐसे मेल और फीमेल में जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी उनमें 50% प्योर डोमिनेंट जीन मिलेगा और 50% हाइब्रिड डोमिनेंट जीन मिलेगा। बट नो सिकल सेल एनीमिया will cause in next generation. No sickle cell anemia will cause in next generation. क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि मेंडेलियन रिवर्स है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। अगर डोमिनेंट जीन होंगे तो उनमें उस एंजाइम को जो सिकल सेल एनीमिया में नहीं हो के सिकल सेल एनीमिया होने के कारण को खत्म करते हैं तो वो डोमिनेंट जीन हो गए। यानी अगर आप इन जनरल ये समझें कि ऐसे इंडिविजुअल जिनमें वो एंजाइम बन रहा है जिससे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट होगा तो वो ये जीन होंगे और इनमें नहीं होगा ये रोग। लेकिन इसका जो अपोजिट रेसेसिव जीन है वो स्मॉल ए अगर मान रहे हैं, स्मॉल ए है अगर, और नेक्स्ट जनरेशन में फादर से डोमिनेंट जीन जो सिकल सेल एनीमिया को ना प्रोड्यूस करता है या ना प्रोड्यूस करने का जीन है, वो आता है मदर के सिकल सेल एनीमिया को प्रोड्यूस करने वाले जीन के साथ, तो हाइब्रिड हो जाएगा। हाइब्रिड हो जाएगा तो ये अपने कैरेक्टर, ये डोमिनेंट जीन है, ये रिसेसिव जीन है, ये अपने कैरेक्टर को शो करेगा, इसका कैरेक्टर दब जाएगा। तो हाइब्रिड होने के बावजूद इसमें सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। ये यहां भी हाल है, ये डोमिनेंट है तो इनमें होगा ही नहीं। ये भी वही हाल है, यानी हाइब्रिड है तो इनमें भी नहीं होगा। यानी अगर हम मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करें तो ऐसे सभी डिसीजेस जो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगी, जब तक रेसेसिव प्योर फॉर्म यानी होमोजाइगस रेसेसिव जीन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। उनमें किसी भी तरह के मेंडेलियन डिसऑर्डर, ना सिकल सेल एनीमिया होगा, ना एल्केप्टिन्यूरिया होगा, ना एल्बिनिज्म होगा, ना कोई डिजीजेस होंगे। तो क्लियर हो गया व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया एंड हाउ दे इनहेरिटेड इन नेक्स्ट जनरेशन। आगे नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आता है एल्केप्टिन्यूरिया। एल्केप्टिन्यूरिया जो होता है एल्केप्टिन्यूरिया में भी ये एक ऐसी डिसीज है जिसमें ये डिजीज होगी तो उसका जो यूरिन है जैसे ही एक्सपोजर में आता है, यानी एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर में आता है, इट बिकम ब्लैक। कारण उसका क्या होता है, हम सभी में अमीनो एसिड कई तरह के मिलते हैं। तो कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनको होमोजेंसेटिक एसिड में, यानी टायरोसिन, फिनाइल
एलानिन, ये दो अमीनो एसिड हैं, इनको मेटाबोलाइज करके होमोजेंसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और टोटल मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो जाता है अमीनो एसिड का, अगर ये होमोजेंसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इनको कन्वर्ट करने के लिए, इनको मेटाबोलाइज करने के लिए एक एंजाइम होता है, और वो एंजाइम एक जीन के कारण बनता है, जिनमें ये डिजीज नहीं होगी उनमें ये जीन रहेगा, अपने जनरेशन से मिलेगा और वो एंजाइम बनेगा और ये मेटाबॉलिज्म होगा। ये मेटाबॉलिज्म होगा, यानी टायरोसिन और फिनाइल एलानिन जो है, इट कन्वर्टेड इनटू कंप्लीटली मेटाबोलाइज एंड कन्वर्टेड इनटू होमोजेंसिटिक एसिड। और होमोजेंसिटिक एसिड कन्वर्ट होने के बाद ये जितना बॉडी को जरूरत होता है वो रखता है, बाकी सब निकल जाता है बॉडी से। तो इट इज द कंप्लीट मेटाबॉलिज्म एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जीन, and this gene produces this enzyme. This enzyme metabolize this into this. But अब आते हैं कि कुछ में अपने पेरेंट्स से ये जीन नहीं मिलते हैं, तो ये जीन नहीं मिलेंगे तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, ये एंजाइम नहीं बनेगा तो इनका कन्वर्जन इसमें नहीं होगा, और इनका कन्वर्जन इनमें नहीं होगा तो ये डायरेक्ट ब्लड में चले जाएंगे, और ब्लड में चले जाने के बाद हमारे जो बोन्स के ज्वाइंट हैं वहां इकट्ठा हो जाएंगे, और वहां इकट्ठा हो जाने के कारण अर्थराइटिस डिजीज, गठिया रोग जिसको आप कहते हैं, अर्थराइटिस डिजीज होने लगेगा। उठने बैठने चलने में दिक्कत होगी, ज्वाइंट्स में मूवमेंट नहीं होंगे। इस तरह से ये जो क्या कहते हैं, इनके जो सिम्टम्स हैं वो दिखेंगे। लेकिन अगर यही बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी ब्लड में इनका कंसंट्रेशन हाई हो गया, तो ये यहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं, और डिपॉजिट होने के बाद भी ऐसा हो रहा है, अगर वो क्या कहते हैं, उनमें किसी भी तरह की जेनेटिक थेरेपी दी नहीं गई, तो तब ऐसी कंडीशन में उनका जो ये है टायरोसिन और फिनाइल एलानिन जो है, ये उनके यूरिन में जाने लगते हैं और यूरिन से बाहर आने लगते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस अमीनो एसिड इन यूरिन, द यूरिन बिकम ब्लैक व्हेन इट गेटिंग टच इन एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर। क्लियर? ये भी उसी के कारण होता है, यानी इनका जो डोमिनेंट जीन है, कैपिटल ए मान लें, तो उनमें ये एंजाइम बनेगा, और ये एंजाइम बनेगा तो ये कन्वर्जन होगा, और ये कन्वर्जन होगा तो ये डिसीज नहीं होगी। अगर इनका रेसेसिव जीन ये मान लें, तो इनमें ये जीन है प्योर फॉर्म में रेसेसिव, तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये कन्वर्जन इसमें नहीं होगा, यानी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, पूरी तरह से कन्वर्जन नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट उनके यूरिन में जाएगा, और यूरिन में जाके दिस डिजीज विल कॉज, यानी यूरिन में जाने के बाद बाहर जाएगा, बाहर जाके यूरिन ब्लैक होगा, जैसे ही एक्सपोजर में आएगा तो पता चलेगा एल्केप्टिन आ गया, हो गया उसको। क्लियर? जब इस फॉर्म में अगले जनरेशन में होगा, जैसे अभी तक होता आया, तभी कॉज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ऐसे में तो कॉज करेगा ही नहीं क्योंकि एंजाइम बन रहा है। ऐसे में हाइब्रिड है तो भी ये डोमिनेंट है, जीन बनेगा, 50% जीन जो है वो एंजाइम को बनाने वाले हैं, तो उनका होगा, बनेगा, उनमें ये नहीं होगा एल्केप्टिन्यूरिया। लेकिन अगर ये है तो कॉज कर जाएगा, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं ये जीन,
जो एंजाइम बनाता है, और नहीं है तो इसका कन्वर्जन नहीं होगा। कन्वर्जन नहीं होगा तो ये बॉडी में ब्लड में जाएंगे, ब्लड से बाहर निकलेंगे आपके जॉइंट्स में, यानी जो हैं ऐसे ह्यूमन उनके जॉइंट्स में डिपॉजिट होंगे। गठिया आर्थराइटिस जैसा रोग पहले दिखेगा स्टार्टिंग में, और फिर वो एक्सट्रीम होगा, कंसंट्रेशन ब्लड में हाई हो जाएगा, तो यूरिन के साथ पास आउट होने लगेगा, और पास आउट होने लगेगा तो जैसे ही बाहर यूरिन उसमें आया, एटमॉस्फेयर के टच में आया, तो ब्लैक होने लगेगा और एल्केप्टिन्यूरिया पता चलने लगेगा। क्लियर हो गया? तो ये थे आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर ये सभी एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टिन्यूरिया, ये सभी जो होते हैं रिवर्स मेंडल चलते हैं। रिवर्स मेंडल इसलिए कहा जाता है इनको, मेंडल ने कहा ऑलवेज डोमिनेंट जीन विल कॉज एनी कैरेक्टर, लेकिन यहां पर आपने सभी में देखा रेसेसिव जीन विल कॉज, रेसेसिव प्योर जीन विल कॉज दिस डिसऑर्डर, these type of diseases, and it is inherited from first to second generation, second to third and so on, यानी पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन, उनके बच्चों में, उन बच्चों से उनके बच्चों में, और ये कंटिन्यूअस चलता चला जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है जो फिनाइलकीटोन्यूरिया है, उनमें फिनाइल एल्केप्टिन्यूरिया जैसा वो भी है, काफी हद तक सब कुछ वैसा ही है। फिनाइलकीटोन्यूरिया में फिनाइल एलानिन का टायरोसिन में कन्वर्जन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, और टायरोसिन से होमोजेंसिटिक एसिड में आता है और पूरी तरह से मेटाबोलाइज हो जाता है। लेकिन उनमें फिनाइल एलानिन, जिनमें ये डिजीज होगी, तो उनमें वो जीन नहीं बनेगा जो इनके मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम बनाता है, वो जीन नहीं होगा, तो इनमें वो एंजाइम नहीं बनेगा। सेम ऐसा ही है, उनमें वो एंजाइम नहीं बनेगा जो ये कन्वर्जन नहीं करेगा, और कन्वर्जन नहीं करेगा तो जो क्या कहते हैं होमोजेंसिटिक एसिड जो है वो डिपॉजिट होने लगेगा बोन्स के जॉइंट्स में, और जॉइंट्स में डिपॉजिट होके गठिया रोग हो जाएगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना, एक में यूरिन ब्लैक व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी इन एक्सपोजर ऑफ एटमॉस्फेयर, बट फिनाइल एलानिन क्या कहते हैं कन्वर्जन में, यानी फिनाइलकीटोन्यूरिया में केवल और केवल जॉइंट्स पेन होंगे। कभी कभी ब्रेन में डिपॉजिट हो जाते, बच्चों में ज्यादा होता है, ब्रेन में डिपॉजिट हो गए तो मंदबुद्धिता यानी ईडीएसी, बच्चों में सोचने समझने की शक्ति या बच्चों में मेंटल डिसऑर्डर कह सकते हैं, उस तरह के कैरेक्टर डेवलप करेंगे। दोनों में ये डिफरेंस है। एल्केप्टिन्यूरिया में केवल और केवल डिपॉजिट हो जाने के कारण जॉइंट पेन होगा और यूरिन ब्लैक हो जाएगा बाहर आने पर। लेकिन आप फिनाइलकीटोन्यूरिया में बच्चों में अगर है तो बच्चों में, जैसे बच्चों में होगा ही, शुरुआत में होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है तो बच्चों में आएगा तो उनका मेंटल जो स्टेटस है, डेवलपमेंट है, वो इनहिबिट हो जाएगा और वो उनके पूरी तरह से मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाने के कारण मेंटल डिसऑर्डर उनमें दिखेगा। तो दिस इज द डिफरेंस। बाकी इनहेरिटेंस दोनों का सेम हो जाता है। क्लियर? तो आपको मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाया इन इंसेक्ट, हनी बी स्पेशली, और आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ाया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो कुछ डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ने के पहले दो चीजें यहां पर और हैं। एक है लिंकेज एंड
क्रॉसिंग ओवर, दूसरा क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ये दो चीजें हैं, इनको जानना जरूरी है। देखिए, लिंकेज क्रोमोसोम का एक, कह सकते हैं कि क्रोमोसोम की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपको मालूम है कि दिस इज द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम के अंदर जीन होते हैं, वही जीन क्रोमोसोम से अगली जनरेशन, फिर अगली जनरेशन, फिर अगली जनरेशन में जैसे जैसे क्रोमोसोम जाते जाएंगे वैसे वैसे वो जेनेटिक जीन्स जो हैं वो जाते जाएंगे, और उस जीन में जो कैरेक्टर होगा वो आगे जाता जाएगा। तो लिंकेज का मतलब होता है चिपकना। आपको मालूम होगा चिपकना क्या है? हर क्रोमोसोम में कुछ ऐसे जीन होते हैं जो अपनी पोजीशन को कभी नहीं बदलते। दिस इज द जेनेटिकल कैरेक्टर ड्यू टू जीन, ए जीन, बी जीन, सी जीन। ये जो जीन है हर ह्यूमन में होगा, हर क्रोमोसोम की ये क्या कहते हैं खासियत होती है, ये विशेषता होती है कि हर क्रोमोसोम में कुछ जीन ऐसे होते हैं जो अपने डेफिनेट पोजीशन पे रहेंगे और वो पोजीशन कभी भी वो चेंज नहीं करेंगे ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस, जब गैमीट बनता है ना तो क्रॉसिंग ओवर होता है, जो ये क्या कहते हैं आर्म है क्रोमोसोम के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं तो जीन ट्रांसफर होते हैं। तो उस समय भी ये जो जीन है जो इंटैक्ट अपनी पोजीशन है जहां पर है वहीं रहेंगे, वो अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे नहीं। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज लिंकेज। Clear? Linkage is the property of the gene which are present in any chromosome. In this process, some genes are present at a definite position at a definite position in chromosome. They don't misplace this position during the crossing over also. So that process of the chromosome, that property of the chromosome is known as linkage. Clear? अब आता है लिंकेज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट लिंकेज, जब क्रॉसिंग ओवर हो तो उस समय भी ना छोड़ें अपने स्थान को और जैसे हैं वैसे इंटैक्ट बने रहें, तो दैट इज अ कंप्लीट लिंकेज। ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर अगर हो भी रहा है तो भी वो नहीं छोड़ रहे अपने पोजीशन, तो इन दैट केस जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो सेम एज उनकी नेक्स्ट जनरेशन पहुंच जाएंगे, क्योंकि मिक्सिंग नहीं होगी, जीन्स की मिक्सिंग नहीं होगी, तो इधर का उधर, उधर के जीन्स उधर, दोनों मिलेंगे नहीं और नया कैरेक्टर नहीं डेवलप होगा। तो इंटैक्ट जो पेरेंटल कैरेक्टर है पूरे के पूरे वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाएंगे ड्यू टू कंप्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पोजीशन को ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर छोड़ देते हैं, तो छोड़ देते हैं मिक्सिंग के समय, ऐसे तो बने रहते हैं, लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर होता है तब वहां से वो हट जाते हैं और हट जाने के कारण यहां का वहां चला जाता है, वहां का यहां, यानी दो पेयर में होते हैं। क्रॉसिंग ओवर होगा तो ऐसे पेयर में होता है। क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस समझ लीजिए क्या है, 11th में आपने पढ़ा होगा, ये टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम बन जाते हैं। टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम बन जाने के कारण आमने सामने के जो आर्म है क्रोमोसोम के, ये एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं, ऐसे ये ओवरलैप कर जाएंगे, दूसरा वैसे ही रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर जो जीन है इधर वाला, जब ये क्रॉसिंग ओवर होगा इसका कैरेक्टर यहाँ ये है तो इसका कैरेक्टर यहाँ आ जाएगा, उसका कैरेक्टर वहाँ आ जाएगा, तो इस वाले का कैरेक्टर उसमें, उस वाले का कैरेक्टर इसमें आ जाएगा। तो कुछ कैरेक्टर मिक्स्ड हो जाने के कारण, दोनों जीन मिक्स हो जाने के कारण एक नया कैरेक्टर डेवलप कर सकता है या
कुछ कैरेक्टर डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें हूबहू इंटैक्ट जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो पूरी तरह से नहीं पहुंच पाते हैं, आधे अधूरे पहुंच पाते हैं। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट लिंकेज। क्लियर? व्हाट इज लिंकेज एंड व्हाट इज टाइप ऑफ लिंकेज एंड व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्लियर? तो क्रॉसिंग ओवर आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं ये भी, इनके भी क्या टाइप होते हैं। क्रॉसिंग ओवर कई तरह के होते हैं, सिंगल, डबल एंड पॉली। सिंगल एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे हो रहे हैं, डबल दोनों तरफ हो रहे हैं, 2 पॉइंट पे हो जा रहे हैं, और इससे 2 से ज्यादा होंगे, पॉली को। क्लियर हुआ? यानी ये इसी तरह दूसरी तरफ आर में ये मैंने ऐसे दिखा दिया, तो 2 पॉइंट इधर और इधर भी 2 पॉइंट होगा, नीचे भी हो जाए ये, तो हो जाएगा मल्टी क्रॉसिंग ओवर या पॉली क्रॉसिंग ओवर। एक पॉइंट पे हो तो सिंगल, 2 पॉइंट पे हो तो बाई या डबल, 2 से अधिक हो तो मल्टी क्रॉसिंग ओवर हो जाए। क्लियर हुआ? व्हाट इज लिंकेज एंड व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्लियर? नेक्स्ट आते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्लियर? एबनॉर्मलिटी कहिए या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोम के जो ये डिसऑर्डर होता है बेसिकली नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डिस्टरबेंस, पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम में डिस्टरबेंस, दिस कॉज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। नंबर में आ जाएगा तो बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, कोई एक सेट में हो सकता है ये पॉजिटिव और निगेटिव फॉर्म में घटा बढ़ी, बढ़ गया तो पॉजिटिव, घट गया तो निगेटिव, इंक्रीज हो गए या डिक्रीज हो गए, दोनों हो सकते हैं। या किसी एक पर्टिकुलर एक पेयर के बजाय एक क्रोमोसोम बढ़ गया, पूरा का पूरा पेयर बढ़ने के बजाय एक हो गया, तो इन दैट केस जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द इंडिविजुअल will decrease or increase. This cause the some external phenotypically disorders, and these disorders called the syndromes. यानी syndrome is a type of character due to chromosomal disorder. अब इसमें फिनोटाइपिकली कुछ कैरेक्टर दिखाई पड़ने लगते हैं ऐसे सिंड्रोम में, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जैसे ही होगा तो नेचुरली है कि कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टर में डिस्टरबेंस आएगा, एक्सटर्नल कैरेक्टर में डिस्टरबेंस ही उसकी पहचान हो जाती है, तो उसको एक नाम दे दिया जाता है, डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दिखते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर 2 different types, euploidy and aneuploidy. Aneuploidy। अब आता है क्या euploidy? Euploidy is a type of chromosomal disorder in which the total pattern of chromosome will become trisomy, यानी हेप्लॉयड, डिप्लॉयड और ट्रिप्लॉयड कह सकते हैं। तो हेप्लॉयड आपको मालूम है घट गया, डिप्लॉयड नॉर्मल है, ट्रिप्लॉयड बढ़ गया। यानी आपने अभी तक पढ़ा होगा कोई इंडिविजुअल या तो n हो सकता है या तो 2n, ज्यादातर होते हैं, कभी कभी 3n कंडीशन आ जाती है। दिस डिसऑर्डर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज
euploidy, and it is called trisomy. It is called trisomy. ट्राइसोमी में क्या होता है कि डिप्लॉयड के बजाय ट्रिप्लॉयड हो जाते हैं. हेप्लॉयड टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो आधा होता है. हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इज नोन एज हेप्लॉयड स्ट्रक्चर. डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिप्लॉयड. ट्रिप्लॉयड, triple the number of chromosome, 3n, and it is called trisomy also. Clear? अब ट्राइसोमी ये बड़ा रेयर कंडीशन है. आपने हेप्लॉयड डिप्लॉयड तो हर जगह देखा. अभी हमने हनी बी में पढ़ाया. हेप्लॉयड होता है मेल और डिप्लॉयड होती है फीमेल. डिप्लॉयसी जो है वो आपने अधिकतर देखा होगा. ज़्यादातर इंडिविजुअल जो एनिमल होते हैं, एनिमल सभी, ह्यूमन सब डिप्लॉयड होते हैं. ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर, 23 + 23 तो 2 × n, 23 × 2 46 हो जाता है ना, तो डिप्लॉयड. लेकिन यहां पर जो आ जाता है वो 3 × n तो ट्रिप्लॉयड हो गया. अब ये कहां मिलेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. ये केवल और केवल ट्राइसोमी जो है एंजियोस्पर्म प्लांट्स में मिलेगी. और वो स्ट्रक्चर जो ट्राइसोमी है वो एंजियोस्पर्म में क्या होती है? दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म. दिस इज कॉल्ड एंडोस्पर्म. वो एंडोस्पर्म कहलाती है. आपको मालूम है कि एंजियोस्पर्म प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है. तो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 मेल न्यूक्लियस होते हैं. 2 मेल न्यूक्लियस होते हैं और फीमेल जो होती है वो सिंगल ओवम होता है. पहला मेल न्यूक्लियस फर्टिलाइज करता है फीमेल से, यानी पहला मेल गैमीट फर्टिलाइज करता है फीमेल से, तो इट गेटिंग n + n = 2n स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड ट्रू फर्टिलाइजेशन. फिर दूसरा वाला इस 2n स्ट्रक्चर से फर्टिलाइज हो जाएगा तो n + 2n and it forms 3n स्ट्रक्चर. ट्रिपल फ्यूजन इसको कहा गया और ये 3n ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना. एंड दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन. फर्स्ट तो यहां हो गया, ये ट्रू हो गया. n + n 2n तो फर्स्ट हो गया. लेकिन जो दूसरा मेल न्यूक्लियस है फिर जाके इससे फ्यूज हो जाता है, सिंगेमी कर देता है और फ्यूज हो जाता है तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है. एंड दिस 3n स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोस्पर्म. अगर आपको याद है तो एक बार फिर से रिवर्स कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वहां पर है. तो नेक्स्ट ये आते हैं यूपोलॉइडी. क्लियर हो गई? यूपोलॉइडी किसी भी क्या कहते हैं एनिमल में नहीं मिलेगा, केवल एंजियोस्पर्म प्लांट में मिलेगा. ध्यान रखिएगा. अब आते हैं एनियोपोलॉइडी. एनियोपोलॉइडी में क्या होता है? एनियोप्लॉइडी में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. इंक्रीज हुआ तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गया, डिक्रीज हुआ तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट गया. अब ये डिपेंड करता है किस में इंक्रीज हो रहा है, किस में डिक्रीज हो रहा है. आपको मालूम है कि इन केस ऑफ ह्यूमन 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं. पहला सोमैटिक,
दूसरा सेक्स क्रोमोसोम। हमने आपको क्रोमोसोमल पैटर्न में, आपको ह्यूमन के क्रोमोसोमल पैटर्न में बताया था। देखिए जो 44 प्लस XY ये मेल होता है, एंड 44 प्लस XX ये फीमेल में होती है। ये है, ये जो 44 है दिस इज द सोमैटिक क्रोमोसोम, एंड ये जो XY है और XX है दिस इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर? अब आता है कि इसमें भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, इसमें भी, यानी ह्यूमन के सोमैटिक क्रोमोसोम में भी ये डिस्टरबेंस हो सकता है और सेक्स क्रोमोसोम भी डिस्टरबेंस हो सकता है। सोमैटिक क्रोमोसोम में अगर डिस्टरबेंस हुआ तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली एन्यूप्लॉइडी, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में सोमैटिक क्रोमोसोम, लेकिन जब सेक्स क्रोमोसोम में आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एक्चुअली डिसऑर्डर, डिसऑर्डर तो सभी हैं, लेकिन इसमें जो डिसऑर्डर है दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम। द डिसऑर्डर इन सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम is known as syndrome. Syndrome is actually is not a disease, it is condition. ये एक कंडीशन है, कोई डिसीज नहीं है, एक प्रॉपर्टी है, बॉडी की प्रॉपर्टी शो करता है सिंड्रोम, जिसको कह सकते हैं हिंदी में लक्षण, वो दिखाता है सिंड्रोम। सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, दिमाग से हटा दीजिएगा। जैसे HIV में पूरा नाम आपने ह्यूमन इम्यूनो, अगर एड्स का पूरा नाम ले, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम HIV के कारण होता है, तो एड्स इज अ सिंड्रोम। एड्स में एड्स सिंड्रोम इसलिए है क्योंकि ये जो कैरेक्टर डेवलप होता है वो एक वायरस के कारण बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर होती है टोटल खत्म हो जाती है। तो एक कंडीशन डेवलप हो जाती है बॉडी में। क्या कंडीशन डेवलप हो जाती है कि उसमें कोई भी जब इम्यूनिटी पावर खत्म हो गई, इम्यूनिटी खत्म हो गई, तो कोई भी डिजीज होगी वो ठीक नहीं होगी, वो बहुत बढ़ती जाएगी और डेथ हो जाती है धीरे धीरे। तो एक कंडीशन डेवलप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम। उसी तरह सेक्स क्रोमोसोम के डिस्टरबेंस में, डिसऑर्डर में, बॉडी में एक कैरेक्टर डेवलप होने लगता है, कैरेक्टर दिखाई पड़ने लगता है फिनोटाइपिकली, और वो फिनोटाइपिकल यानी बाहर से एक्सटर्नल फीचर से जो प्रॉपर्टी दिखती है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सिंड्रोम। आइए सबसे पहले आते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम में जो एन्यूप्लॉइडी होती है वो क्या होता है। देखिए सोमैटिक क्रोमोसोम में ट्वेंटी-फर्स्ट पेयर में एक सिंगल क्रोमोसोम बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज कर जाएगा। यहां पर आते हैं, इन दैट केस जो क्रोमोसोमल पैटर्न हो जाता है वो 44 प्लस 21 में एक बढ़ जाता है। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, 21 जो पेयर है वो 2n होता है,
यानी 2 क्रोमोसोम होंगे, एक बढ़ जाएगा 2 + 1, तो कितने हो जाएंगे 44 + 3 47। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 47। 46 के बजाय इन प्लेस ऑफ 46 द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 47। यानी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं n + 1 21st पेयर का एक बढ़ जाएगा = 47। n ये आ गया ना। अब क्लियर। अब इसको हम डबल करते इंटू 2 करते तब होता, तो n2n + 21st pair increases by 1 chromosome, only one single chromosome, and it change into total number of chromosome will be 46 और 1 47। n = ह्यूमन में 23 होता है, तो आप अगर इसको ऐसे कर दें क्या हो जाएगा 47 नहीं हो गया, 23 दूना 46 1 47, 2 23 2 जा 46 और 1 47। क्लियर। दिस इज कॉल्ड सोमैटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एन्यूप्लॉइडी। नेक्स्ट सिंड्रोम में आते हैं। बेसिकली सिंड्रोम्स आर 3 डिफरेंट टाइप्स। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जिनमें होगा उनमें बेसिकली जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं टोटल वो बढ़ जाते हैं, एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल इंक्रीजेस, तो देन इट इज चेंज इनटू द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो डाउन सिंड्रोम नाम डाउन है, घटता नहीं है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है कौन सा? जस्ट वही सोमैटिक क्रोमोसोम की तरह होगा। सोमैटिक क्रोमोसोम की तरह एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। सोमैटिक क्रोमोसोम में बढ़ जाने के कारण 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो एन्यूप्लॉइडी में जो आपको मैंने बताया, दिस इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम की एक विशेषता है, इट इज सीन बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ सिम्टम्स इन एनी इंडिविजुअल। अब वो सिम्टम्स क्या है? नाक चपटी हो जाती है, मुंह बड़ा हो जाता है, आंखें उभर जाती हैं, जीभ लटकने लगती है, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट हाई हो जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है, यानी टोटल कहें तो इनफर्टाइल रहते हैं ऐसे व्यक्ति। और इट इज ऑल्सो नोन एज मंगोलॉयड ईडीएसी। मंगोलॉयड ईडीएसी, मंगोलियन बेवकूफी इसको कहा गया है। इसका दूसरा नाम है डाउन सिंड्रोम का। क्लियर? 21st pair of chromosome will increase by 1 chromosome. In that case, the total number of chromosome will increase by only 1 chromosome and it will be 47. Then such type of syndrome is called Down syndrome, and in Down syndrome, some external symptoms will appear in that type of individual. What are they? The higher heart beating, respiratory rate. In place of this, इसके अलावा in part of this, तो आप कुछ और भी देखेंगे। Apart from this, कुछ और भी चीजें देखेंगे। क्या? आंखें बाहर निकली हुई, inbulged eyes,
रेस्पिरेशन हाई होने के कारण जीभ बाहर हमेशा, जैसे आपने डॉग कुत्तों वगैरह को देखा होगा हाँफते रहते हैं, तो इनकी जीभ भी बाहर ऐसे लटकी रहेगी, हाँफते रहेंगे, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है तो हाँफते रहेंगे। और इट इज़ टोटल ओवरऑल इट इज़ कॉल्ड, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है तो इट इज़ कॉल्ड मंगोलॉइड ईडीएसी। ऐसे व्यक्ति जो भी होंगे वो 40 की एज तक नहीं पहुंच पाते हैं। 40 की एज तक केवल 10-12% ही होते हैं, बाकी तो सब पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। और ये बड़ा रेयर देखने को मिलता है, होता है रेयर मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन अब आते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम बेसिकली कॉज्ड इन फीमेल ओनली। ये मेल में बड़ा रेयर दिखा है, कभी आज तक दिखा नहीं, तो ये कह सकते हैं इट कॉज्ड इन फीमेल। कारण क्या है कि फीमेल का जो, अब ये जो दोनों है, ये दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम में डिस्टरबेंस है, उसके नंबर में डिस्टरबेंस है, उसके कारण होता है। तो टर्नर सिंड्रोम में 44 प्लस XX है तो 46 हो रहा है। तो ये जो 44 प्लस XX है, यानी यही सेक्स क्रोमोसोम है, तो इस सेक्स क्रोमोसोम में एक कम हो जाता है, तो पैटर्न विल बी 44 प्लस XO, O मीन्स एक गायब, तो द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 45 हो जाता है, एक कम हो जाता है, यानी 1 क्रोमोसोम ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम विल बी मिसिंग। In that case, the total number of chromosome in that type of female will be 45, and this is called Turner syndrome. Infertile lady होगी, जो फेमिनिन कैरेक्टर हैं एक्सटर्नल वो डेवलप नहीं होंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे। ओवरी पहली बात तो इमेच्योर होगी अगर है, और कभी कभी नहीं भी होती है, बनती भी नहीं है ऐसे फीमेल में, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम पूरी तरह से कंप्लीटली है नहीं, तो ये इनफर्टाइल। अगर ओवरी है तो वो इमेच्योर होगी, अगर ओवरी नहीं है तो भी इनफर्टाइल, है तो भी इनफर्टाइल लेडी। तो इस तरह से फीमेल के इस पैटर्न को शो करने वाले जो भी क्रोमोसोमल पैटर्न है, इट कॉज द टर्नर सिंड्रोम। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सॉरी, अब इसमें क्या है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम आपको बहुत कॉमन है, ये आपको दिखेगा। टर्नर नहीं दिखेगा आपको, डाउन नहीं दिखा होगा या दिखेगा, बहुत रेयर मिलते हैं। लेकिन क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम आपको अपने आसपास बड़े कॉमन और दिखेंगे। क्या है इसमें, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में भी सेक्स क्रोमोसोम का जो नंबर है वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। यानी सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक्स और वाई। फीमेल है तो XX, मेल है तो XY। अब ऐसे कंडीशन में अगर XX हो गया तो इट कॉज द क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम इन फीमेल। अगर ऐसा हो गया तो भी क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम इन मेल। और ये जो इंक्रीजमेंट होता है वो सिंगल में भी हो सकता है, पेयर में भी हो सकता है, X भी बढ़ सकता है, Y भी बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। X भी बढ़ सकता है, Y भी बढ़ सकता है। X मेल में भी बढ़ सकता है, फीमेल में भी बढ़ सकता है। मेल में बढ़ेगा तो भी डिसऑर्डर कॉज करेगा, सिंड्रोम कॉज करेगा, फीमेल में बढ़ेगा तो भी डिसऑर्डर या सिंड्रोम कॉज करेगा। बट इन दैट केस the pattern will be 44 plus XXX 47, बढ़े तो और बढ़ जाएगा
44 प्लस एक्स वाई वाई या एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू 47। दोनों ही केस में है, एक्स भी बढ़ सकता है मेल में, वाई भी बढ़ सकता है। फीमेल में वाई नहीं बढ़ेगा क्योंकि फीमेल में होता ही नहीं है। तो इन दैट केस 47 ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ पेयर में बढ़ा तो 48 हो सकता है। इनमें भी पेयर में बढ़ा, ये एक्स वाई है, ये ऐसे आया, या एक्स 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 वाई ऐसे भी बढ़ सकता है, तो भी आ सकता है। तो सभी कंडीशन में सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होगा, ना इधर होगा ना इधर होगा, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में 44 प्लस एक्स एक्स फीमेल में और 44 प्लस एक्स वाई मेल में, तब सेक्स डिटर्मिनेशन होगा। एक्चुअल में ह्यूमन मेल या ह्यूमन फीमेल होगा। लेकिन इन दैट केस यहां भी डिस्टर्ब है, यहां भी डिस्टर्ब है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी डिस्टर्ब है, सेक्स क्रोमोसोम का पैटर्न भी डिस्टर्ब है। तो दोनों ही केस में क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम दिखाई पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब आता है, आपने देखा कहां होगा, आपके आसपास जितने भी न्यूटर जेंडर जो हैं, जितने भी आपको मार्केट में न्यूटर जेंडर या ट्रांसजेंडर जो होते हैं ह्यूमन, दे अफेक्टेड बाय दिस टाइप ऑफ सिंड्रोम क्लाइनेफिल्टर। क्लियर? अब आता है द ट्रांसजेंडर आर टू डिफरेंट टाइप्स। आपने देखा होगा उनमें एक बाहर के अपीयरेंस से बिल्कुल मेल जैसे दिखते हैं, एक बाहर के अपीयरेंस से टोटल फीमेल जैसे दिखते हैं। तो अगर मेल जैसे दिख रहे हैं तो वाई में डिफरेंसेस आएगा, और अगर फीमेल जैसे दिख रहे हैं तो एक्स में डिस्टरबेंस आएगा। यानी ये ऐसा हुआ तो वो दैट ट्रांसजेंडर लुक्स या अपीयर लाइक अ फेमिनाइन कैरेक्टर एक्सटर्नली, और अगर ऐसा हुआ ये बढ़ा ऐसे कंडीशन में, यहां देखिए यहां भी, यहां दोनों आ सकता है, मेल का कम हो जाएगा फीमेल का बढ़ जाएगा, और ये हुआ तो मेल बढ़ा फीमेल घटा, यानी एक्स कम हो गया ना, तो वाई बहुत बढ़ गया, तो आवाज भारी हो जाना, दाढ़ी मूंछ ये सब दिखना इस तरह से दिखेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट में आएंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चंस, इस जेनेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, और उसमें कुछ चीज़ें और थोड़ा बहुत जो बची होंगी वो बताएंगे। थैंक यू।